हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, पीरियोडिक टेस्ट 1 स्टार्ट हो चुके हैं पीएमसी केंद्रीय विद्यालय का। हमारे पास ये क्लास 9 का सोशल साइंस का पेपर है, इसको हम सोल्व करेंगे। अब देखो, क्लास 9 ना और क्लासेस से मुश्किल है, तो आपको स्टार्टिंग से ध्यान देके चलना है। ऐसा नहीं है आप ढील छोड़ दो, तो आपको शुरू से अच्छे से मेहनत करनी है। और एटलीस्ट आप रिवीजन या फिर और स्कूल में हो रहे पेपर जैसे चीज़ों को देखते रहें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाते रहें, जिससे कि आपको पेपर सोल्व करने की हैबिट हो जाए, आपकी अप्रोच अच्छी हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे। कॉन्फिडेंस बिल्ड से क्या होगा कि आपको पेपर में बेटर परफॉर्म कर पाओगे, जितना आपको आता है वो सब कर पाओगे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। सेक्शन ए हमारे पास क्या आता है क्वेश्चन 1 के साथ, द स्पिरिट ऑफ लॉज रिटन बाय, कानूनों की आत्मा किसके द्वारा लिखा गया है। ये एक किताब है जिसको मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज नाम की किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने पावर को डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट दिया था। जैसे पावर का मतलब आपका लेजिस्लेटिव, आपकी एग्जीक्यूटिव और आपकी जुडिशरी। तो इनको डिवाइड करने, इनको अलग अलग कर दिया गया था इस किताब में। और ये किसने लिखी थी? आपके मोंटेस्क्यू ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, मोंटेस्क्यू। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द रेन ऑफ टेरर इन फ्रांस वाज लेड बाय। तो रेन ऑफ टेरर क्या था? आतंक के शासन का नेतृत्व के बारे में पूछा गया है। इसको किसने लीड किया था? आपके आप सामने ऑप्शन है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, नेपोलियन बोनापार्ट, लुइस 16, जीन पॉल मेराट। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, जिसने आतंक के शासन का नेतृत्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच आइलैंड ग्रुप लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पढ़ते हैं। साउथ ईस्ट मतलब दक्षिणी पूर्व में स्थित हैं, मुख्य भूमि के दक्षिणी पूर्व में। तो कौन सा द्वीप समूह भारतीय मुख्य भूमि ऐसी है? इसके सदर्न ईस्ट, ये ईस्ट है आपका, ये साउथ है। तो इस इलाके में कौन से आइलैंड पड़ते हैं? तो ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, मालदीव और सेशल्स। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। व्हाट डज डेमोक्रेसी प्रमोट। तो डेमोक्रेसी किसको प्रमोट करती है? लोकतंत्र किसको बढ़ावा देता है? इनइक्वालिटी और ऑथोरिटेरियनिज्म, इंडिविजुअल राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप और सेंसरशिप एंड सप्रेशन। तो आपका ऑप्शन होगा बिल्कुल सही, इंडिविजुअल राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। तो इंडिविजुअल राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करता है, डेमोक्रेसी प्रमोट करती है इंडिविजुअल राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ को। तो लोकतंत्र किसको बढ़ावा देता है? व्यक्तिगत अधिकार और कानून का शासन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है आपसे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारी, जब देश आज़ाद हुआ, उसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस डेट को अडॉप्ट कर लिया था? तो आपका ऑप्शन होगा 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था, 26 नवंबर। ठीक है, ये बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज एनश्रेंड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एनश्रेंड का मतलब है, देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस में निहित है? किस आर्टिकल में निहित है? आर्टिकल 40, 19, 21 और 32। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आपका आर्टिकल 32। संविधान उपचारों के अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 32 में। अब 32 में भी निहित है, जरूरी थोड़ी है कि आपको ABC ना पूछा जाए, तो ABC भी पूछे जा सकते हैं। तो आर्टिकल 14 की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 14 है आपका राइट टू इक्वालिटी, जिसको हम बोलते हैं समानता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 19 कहता है राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, और इसी के साथ आर्टिकल 32 राइट टू
रेमेडीज़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। नेम द मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। तो नेम द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर क्या है? तो पालमपुर की मुख्य उत्पादन गतिविधि का नाम बताना है आपको, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, फार्मिंग। खेती ही पालमपुर की मुख्य उत्पादन गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। व्हाट डज HYV स्टैंड्स फॉर? तो HYV की आपको फुल फॉर्म बतानी है। हाई यील्डिंग वेराइटीज़ होती है इसका, हाई यील्डिंग वेराइटीज़, हाई लेवल यात्रा वेराइटीज़, हाईलैंड युवा विजिट और नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, हाई यील्डिंग वेराइटीज़। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, सेक्शन बी के, जिसमें हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। व्हाट वाज द स्टेट्स जनरल? तो स्टेट्स जनरल क्या था? स्टेट्स जनरल था आपका, तो स्टेट जनरल बेसिकली एक असेंबली थी जिसमें फ्रांस को तीनों स्टेट्स, क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमन पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। किंग लुइस 16 ने 1789 में टैक्स बढ़ाने के लिए इसको बुलाया था। तो स्टेट्स जनरल कौन थे? व्हाट वाज द स्टेट जनरल? आइए स्टेट जनरल के कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, जो कि थी एक असेंबली जिसमें फ्रांस के तीनों स्टेट्स, पहला स्टेट था आपका क्लर्जी, दूसरा था आपका नोबिलिटी और तीसरा था आपका कॉमन पीपल। और इस असेंबली में, इन स्टेट्स में इनके रिप्रेजेंटेटिव होते थे। ठीक है। किंग लुइस ने 1949 को, किंग लुइस 16 ने 1989 को टैक्स बढ़ाने के लिए इसको बुलाया था, टैक्स बढ़ाने के लिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर को प्रॉपर्ली लिख लेते हैं। द स्टेट्स जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी विच इंक्लूडेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल 3 स्टेट्स। इट वाज कॉल्ड बाय द किंग टू डिस्कस, तो किंग के द्वारा बुलाई गई थी टू डिस्कस एंड अप्रूव न्यू टैक्सेस। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। राइट मोर देन 2 नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ऑफ विलेज पालमपुर। तो पालमपुर गांव की 2 से अधिक गैर कृषि गतिविधियां लिखनी है, जिसमें आपका हो सकता है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी फार्मिंग, और आप लिख सकते हैं शॉपकीपिंग। ठीक है, इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इंडिया इज़ सेकुलर कंट्री। सही बात है, बट जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें वो धर्म को सपोर्ट, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को आगे बढ़ाने का सपोर्ट नहीं करता। एक कथन को सही, इस कथन को सही ठहराए। तो इस कथन को सही ठहराने के लिए आइए, इंडिया में सभी धर्मों का बराबरी का अधिकार है, कोई भी धर्म सरकार का ऑफिशियल धर्म नहीं है, इसी को सेकुलर कंट्री कहा जाता है। और इसका आंसर लिख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11, डज नॉट फेवर और प्रमोट एनी वन रिलीजन, एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया कि इंडिया में सेकुलर कंट्री वही इसलिए कहलाती है क्योंकि ये अलाउ करती है सभी धर्मों के लोगों को कि वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, और गवर्नमेंट किसी एक धर्म को प्रमोट या सपोर्ट नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाट वाज द टेनिस कोर्ट ओथ। तो टेनिस कोर्ट शपथ क्या थी? तो टेनिस कोर्ट शपथ थी आपकी, 3rd स्टेट के लोग नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए टेनिस कोर्ट में ओथ लिए थे, उसी को कहा गया था कि टेनिस कोर्ट ओथ। और द टेनिस कोर्ट ओथ, आइए क्वेश्चन लिख लेते हैं 12, द टेनिस कोर्ट ओथ वॉज अ प्लेज टेकन बाय द मेंबर्स ऑफ द 3rd स्टेट इन 1789। दे वोड नॉट टू सेपरेट until a new constitution was created for France, जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस के लिए नहीं बन जाता। ठीक है, ये आपकी टेनिस कोर्ट ओथ थी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी पर आता है, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। विच ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया? गिव 3 रीजन एज टू वाई इट वॉज नेम्ड आफ्टर इंडिया। तो किस महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है, इसका नाम भारत के नाम पर क्यों रखा गया है, और इसके 3 कारण बताइए। आइए बताते हैं। देखो, हमारा देश पानी, आधा देश पानी पर ऐसे यहाँ पर उठा हुआ है, ये आपका समुद्र है, और ये हमारा इस तरह से देश है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल और ये अरेबियन सी कहलाता है ये एरिया। और ये जो पूरा नीचे का एरिया है ये क्या कहलाता है?
इंडियन ओशन, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है ये पानी से ऊपर उभर रखा है, और पानी से ऊपर उठने की वजह से इसी लैंड पर हमारा देश, यही हमारा देश कहलाता है, यही लैंड। ठीक है, तो अब इसके 3 कारण देने हैं और आइए अपना आंसर लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है द इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया बिकॉज ऑफ, कारण 3, इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन दिस ओशन। हमारी कोस्ट लाइन बहुत ज़्यादा है इस ओशन में, हमारी जो एक कोस्ट लाइन है ये पानी से टच ज़मीन, ये काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ी है। सेकंड, इट वाज एन इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट फॉर इंडियन मर्चेंट्स। इंडियन मर्चेंट्स के लिए ये बहुत मेजर ट्रेड रूट है। और तीसरा पॉइंट है, इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन दिस ओशन रीजन। ठीक है, इस ओशन रीजन में इंडिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। जैसे इंडिया चाहेगा वैसे होगा, क्योंकि हमारी नेवी, हमारा इन्फ्लुएंस इस पर, हमारे मर्चेंट का हमारा ट्रेड रूट भी यही है, इस पर बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस है। इसी कारण ये 3 कारण हो सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है राइट एनी 3 फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की 3 फीचर लिख लेते हैं। एक आपका फीचर होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। दूसरा फीचर हो सकता है आपका रूल ऑफ लॉ, और तीसरा फीचर हो सकता है आपका फंडामेंटल राइट टू सिटीजन्स, फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन्स। ठीक है, ये मेन 3 लोकतंत्र के मेन फीचर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। व्हाट फैक्टर्स हैव लेड टू द रिडक्शन ऑफ वाटर लेवल्स इन पालमपुर। तो पालमपुर में जल स्तर में कमी के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं, कोई 3 लिखिए। तो 3 कारक लिखते हैं जिसकी वजह से पानी का लेवल कम हो गया पालमपुर में। पहला हो सकता है आपका ओवर यूज़ ऑफ ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन, इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करना। सेकंड हो सकता है क्योंकि ट्यूबवेल पानी ज़मीन का ही खींचती है ना बेसिकली। डिक्लाइन इन रेनफॉल, बारिश का कम होना, साल दर साल कम होना। और तीसरा मेन कारण हो सकता है लैक ऑफ वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, लैक ऑफ वाटर कंजर्वेशन। तो पानी को रोकने की जो टेक्निक्स हैं उसकी कमी रही, जिसकी वजह से पानी बह गया। ठीक है, ये 3 मेन कारण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के का फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव क्या थे, आइए लिखते हैं। और पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपको आंसर टीचर आसानी से देगा। तो मेन 4 पॉइंट लिखवा देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट पॉइंट हो सकता है आपका एंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस, एंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस। सेकेंड हो सकता है इक्वालिटी बिफोर लॉ वाज एस्टेब्लिश्ड, इक्वालिटी बिफोर लॉ वाज एस्टेब्लिश्ड। थर्ड हो सकता है आपका ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज, ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज। एंड लास्ट फ्यूडल प्रिविलेजेस वर एबोलिश्ड। एबोलिस्ट। ठीक है, ये 4 फीचर, ये 4 मेन मोनार्की ख़त्म किया और रिवॉल्यूशन ने मोनार्की ख़त्म की और डेमोक्रेसी को जन्म दिया। ये आपके 4 मेन इम्पैक्ट्स हो सकते हैं जो पड़े फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं।
अच्छा 16 का एक अथवा और पार्ट भी है आपका, तो और पार्ट देख लेते हैं इसका। स्टेट एनी 5 रीजंस वाई फार्म लेबर्स आर कंसिडर्ड पुअर। तो खेत मजदूरों को गरीब क्यों माना जाता है, इसके 5 कारण लिखने हैं। ठीक है, 5 कारण लिख लेते हैं। क्या हम यही लिख सकते हैं इसके 5 कारण? यहीं पर लिख लेते हैं 5 कारण। तो पहला कारण हो सकता है दे डोंट ओन लैंड। सेकंड हो सकता है आपका लो एंड इरेगुलर वेजेस, लो एंड इरेगुलर वेजेस। थर्ड पॉइंट हो सकता है आपका नो जॉब सिक्योरिटी। फोर्थ पॉइंट हो सकता है सीजनल एम्प्लॉयमेंट है ये, क्योंकि सीज़न के साथ ही काम आता है, बाकी सीज़न में ये बेरोज़गार अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। और फिफ्थ पॉइंट हो सकता है आपका डिपेंडेंस ऑन लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, आइए, ये आपने क्वेश्चन नंबर 16 का और पार्ट भी कर लिया। सेक्शन एफ पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। रीड द सोर्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपका क्वेश्चन 17 कहता है इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। सही बात है, बड़ी कंट्री है। लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड्स आपके ये दे दिए गए हैं। द टॉपिक ऑफ कैंसर इस डिग्री पर है। डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। सही बात है, 2 इक्वल पार्ट में टॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट डिवाइड कर रही है कंट्री को। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन अ बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी में पड़ते हैं, जो कि द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गोट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 million square kilometer. India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. India is the 7th largest country of the world. तो ये कुछ फैक्ट्स दे दिए गए हैं आपको। इन फैक्ट्स के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है व्हाट मेक्स इंडिया यूनिक इन एशिया। तो व्हाट मेक्स इंडिया यूनिक इन एशिया का आंसर होगा इंडिया इज़ यूनिक इन एशिया बिकॉज ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं इंडिया इज़ unique in Asia because it is the 7th largest country in the world. Largest country and lies entirely in the northern hemisphere. ठीक है, इसीलिए ये यूनिक एशियन कंट्री है। इंदिरा पॉइंट इज़ लोकेटेड इन विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। तो किस आइलैंड ग्रुप में इंदिरा पॉइंट लोकेटेड है? तो इंदिरा पॉइंट इज़ लोकेटेड इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, इसी साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया। तो क्यों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के लिए एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, क्यों कर्क रेखा भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए इसका आंसर लिख ले। The Tropic of Cancer divides India into 2 equal parts and affect its climate and agriculture. And affects its climate एग्रीकल्चर। आइए थर्ड का आंसर लिख लेते हैं अपना यहाँ पर। तो थर्ड क्वेश्चन पूछता है व्हाई इज द टॉपिक ऑफ कैंसर सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया। इट सेपरेट्स इंडिया इनटू 2 equal tropical and subtropical zone influencing temperature and weather pattern across different regions and weather pattern across different regions। ठीक है,
इसी के साथ हम अपना पहला पैसेज कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आता है, रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो क्वेश्चन नंबर 18 में, इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कॉप इन October 1999, he overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. Later, the changed his resignation to president, and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. Pakistani media, human rights organizations, and democracy activists said that the referendum was based on malpractices and fraud. In August 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. According to this order, the president can dismiss the national and provincial assemblies. The work of the civilian cabinet is supervised by a National Security Council, which is dominated by military officers. After passing this law, elections were held to the national and provincial assemblies. So Pakistan has had elections, elected representatives, have some powers, but the final power rested with military officers and General Musharraf himself. Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Musharraf should not be called a democracy. People may have elected their representatives to the national and provincial assemblies, but those elected representatives were not really the rulers. They cannot take the final decision. The power to take final decision rested with army officials and with General Musharraf, and none of them were elected by the people. This happens in many dictatorships, monarchies. They formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected. In a few countries, the real power was with some external powers and not with locally elected representatives. This cannot be called democracy, people's rule. ठीक है, दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। बेसिकली बात की जा रही है 1999 में युद्ध के बाद जो मुशर्रफ थे, परवेज़ जनरल मुशर्रफ, उसने पूरा तख्ता पलट कर दिया था, पाकिस्तान के सारे कानून बदल दिए, खुद लीडर बन गया। उसके बाद डेमोक्रेसी का दमन हो चुका था और पूरा पाकिस्तान का सीन चेंज हो गया। तो इस पैसेज के बिहाफ पर हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेफरेंडम। तो रेफरेंडम मीन्स अ डायरेक्ट वोट बाय द पीपल ऑन अ स्पेसिफिक इशू। किसी भी इशू के ऊपर डायरेक्ट वोट जो दी जाती है वो होती है रेफरेंडम। मीन्स अ डायरेक्ट वोट बाय द पीपल ऑन अ स्पेसिफिक इशू। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछता है, हु वाज जनरल परवेज़ मुशर्रफ। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ वाज अ मिलिट्री लीडर ऑफ पाकिस्तान। वो इसका आंसर लिखते हैं, वॉज यहाँ से वॉज अ मिलिट्री लीडर ऑफ पाकिस्तान हु टुक कंट्रोल इन 1999, हु टुक कंट्रोल इन 1999 थ्रू अ coup। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डज द गिवन सोर्स एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ विच फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इन सभी के बेस पर दिस सोर्स शोज, हम अपना आंसर यहाँ लिख लेते हैं, थर्ड का, दिस सोर्स shows that real power should lie with elected representatives. A key feature of democracy, जिसको कह सकते हैं हम a key feature of ठीक है। और इसी के साथ सेक्शन ई पर आते हैं, ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। मैप ऑफ इंडिया दिया जाएगा आपको पेपर में, उसके बिहाफ पर ये 3 क्वेश्चंस करने हैं आपको, 3 नहीं 2। लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द गिवन मैप। मैप के ऊपर इन दोनों को लोकेट करना है, नॉर्थ मोस्ट लेटीट्यूड ऑफ इंडिया, नदर्न मोस्ट लेटीट्यूड ऑफ इंडिया और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आइए दोनों चीज़ देख लेते हैं, नदर्न मोस्ट लेटीट्यूड ऑफ इंडिया और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आपके पास एक मैप ऐसा गिवन होगा पेपर में, जिसमें आपको दिखानी है, ये आपकी नदर्न मोस्ट लेटीट्यूड है 37 डिग्री 6 नॉर्थ, और इसी के साथ 6 मिनट नॉर्थ, और इसी के साथ आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रही, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन से? गुजरात, आपका MP,
आपका छत्तीसगढ़, आपका झारखंड, आपका उड़ीसा, आपका त्रिपुरा, आपका मेघालय, 1 2 3 4 5 6 7 एंड आपका राजस्थान। ठीक है, इन 7 8 स्टेट से होके आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है इंडिया से। ठीक है, और ये 2 इक्वल जोन में बांट देती है। तो इस तरह से आपने अपना पेपर कर लिया। तो क्लास 9th का सोशल साइंस का हमने पेपर सोल्व कर लिया। आई होप आपको थोड़ी भी हेल्प करी होगी इस पेपर ने, और अगर की है तो आप वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास की एक नेक्स्ट वीडियो को सोल्व करते हुए, नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए बाय।